गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, लास्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सारे कंसेप्ट हमारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। हमने जो लास्ट टाइप कंसेप्ट स्टार्ट किया था वो हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे थे यूजिंग बायो-सैवर्ट्स लॉ। उसमें हमने स्ट्रेट वायर ले लिया, देन हमने कर्व के लिए फाइंड आउट कर लिया, आर्बिट्ररी वायर के लिए फाइंड आउट कर लिया। अब हम जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं दैट इज एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन अ सर्कुलर लूप। अब सर्कुलर लूप के एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हमें पता होगा सर्कुलर लूप, ये देखो ये सर्कुलर लूप इस तरह से अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उसके सेंटर से जो पास होने वाला लाइन है इसे कहा जाता है एक्सिस। इसे क्या कहा जाता है? एक्सिस। तो इस एक्सियल लाइन पे हमें क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो अब एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए देखो हमने ऑलरेडी डायग्राम यहां ड्रॉ करके रखा है। ये हमारा लूप है, उसको हमने एक्स वाई जेड प्लेन पे रखा है। लूप कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है और जेड एक्ट एज ए एक्सिस। जेड क्या है? उसका एक्सिस है। अब इस लूप की वजह से जेड एक्सिस पे या एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो फिगर शोज द सर्कुलर लूप ऑफ अ वायर कैरिंग अ करंट आई। अब इससे लूप में से करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई इतना करंट फ्लो कर रहा है। आई इतना करंट फ्लो कर रहा है। द लूप इन अ एक्स वाई प्लेन। लूप को हमने कहां रखा है? एक्स वाई प्लेन में रखा है। एक्स वाई प्लेन विद द सेंटर ओ, विद द सेंटर ओ, with the center O. Next capital R. Capital R is the radius of loop. Capital R क्या है? Radius of loop। और हमने जैसे कहा कि I करंट पास कर रहा है लूप से, so I is a current through loop. I is a current through loop। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? देखो टाइटल कहता है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ? along axis due to circular loop. So we need to calculate a magnetic field at a point। तो हमने क्या किया? एक्सिस पे एक पॉइंट ले लिया P, क्योंकि कहां फाइंड आउट करना है? एक सर्टन पोजीशन पे फाइंड आउट करना होगा, इसलिए हमें क्या करना होगा? पॉइंट P लेना होगा। तो हमने पॉइंट P ले लिया। सो वी नीड टू कैलकुलेट अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P ऑन अ Z एक्सिस। तो हम अब इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। किसकी वजह से आप फाइंड आउट करेंगे? बिकॉज ऑफ दिस लूप। तो इस लूप की वजह से अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो पहला हम छोटा सा पोर्शन कंसिडर करेंगे। तो हमने एक डीएल पोर्शन ले लिया, लूप का एक छोटा सा पोर्शन डीएल। अब इस डीएल की वजह से पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। सो वी नीड टू कैलकुलेट अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी ऑन द जेड एक्सिस एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द एलिमेंट डीएल ऑन द लूप। तो अब इस डीएल की वजह से पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है ये हमें फाइंड आउट करना है। डीएल और पी के बीच का डिस्टेंस कितना है? आर। डीएल एंड पी के बीच का डिस्टेंस कितना है? आर। देन अब ये डीएल पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हम लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू एलिमेंट DL। कौन से लॉ से हम फाइंड आउट करेंगे? बायो-सैवर्ट्स लॉ। बायो-सैवर्ट्स लॉ से हम फाइंड आउट करेंगे। तो क्या होगा हमारा? DB इज इक्वल टू फॉर्मूला याद करो। अब हम वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा वाला? वेक्टर फॉर्म वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज म्यू 0/4 पाई। यहां आई आ जाएगा, आई डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर लें। म्यू 0/4 पाई इंटू आई
dl क्रॉस r r क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट वाला। अब देखो नाउ dl क्रॉस r क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये क्या होगा, dl r साइन थीटा, dl r साइन थीटा। अब देखो डायग्राम में एंगल बिटवीन dl एंड r, एंगल बिटवीन dl एंड r, इस तरह से dl है और r ऐसे क्रॉस में है, लेकिन एंगल तो 90 डिग्री रहेगा। सर्कल को अगर हम कहीं से भी लाइन ड्रॉ करो आप इस तरह से, तो ये 90 डिग्री रहेगा। तो इस तरह से लाइन है, तो ये हमारा dl है और ये r है, तो dl और r में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। सो थीटा का वैल्यू कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये वाला थीटा हम कंसिडर नहीं कर रहे, ये वाला थीटा कंसिडर नहीं कर रहे, तो कौन सा ले रहे हैं हम एंगल, ये यहाँ वाला, ये एंगल ले रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये साइड वाला एंगल हम ले रहे हैं, ये 90 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री, आर और डीएल के बीच का एंगल। तो थीटा का वैल्यू, अब यहाँ जो थीटा हमने लिया वो 90 डिग्री है, तो यहाँ मैं थीटा हटा देता हूं और उसकी जगह क्या लिखता हूं, 90 डिग्री साइन 90 डिग्री, साइन 91, साइन 91, तो ये हो जाएगा dl इंटू आर, dl इंटू आर। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, db इज इक्वल टू म्यू 0 i डिवाइडेड बाय 4 पाई dl इंटू आर अपॉन आर क्यूब। तो r कैंसिल हो गया, यहाँ स्क्वायर आ गया, तो यही फॉर्मूला होगा म्यू 0 i डिवाइडेड बाय 4 पाई dl आर स्क्वायर। ठीक है, जो हमने फॉर्मूला लिखा था वही। सो म्यू 0 डिवाइडेड बाय 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया इक्वेशन। नाउ फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर, अब पीछे वाला फिगर देखो क्या है, पी ओ एंड डीएल वाला, हमारा पी ओ एंड डीएल वाला पार्ट देखते हैं। पी ओ एंड डीएल वाला पार्ट क्या होता है, पाइथागोरस अगर हम थ्योरम अप्लाई करेंगे, देखो ये आर है, ये साइड आर है, ये स्मॉल आर और जेड, तो जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो फ्रॉम फिगर हम ऐसा लिख सकते हैं, फ्रॉम फिगर क्या लिखेंगे हम, स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एंड देयरफॉर आर इज इक्वल टू अंडर रूट, आर इज इक्वल टू अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देख लो आर, ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, ये हाइपोटेनियस है, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये समझ में आ गया, सॉरी ये समझ में आ गया। तो अब यहां हमने वो फॉर्मूला अप्लाई किया, आर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला ऊपर पुट कर दो, देयरफॉर डीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, डीबी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डीएल डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। यहां तक समझ में आ गया क्या किया हमने, ठीक है। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, डीबी बन रहा है, कहां बन रहा है, पॉइंट पी पे। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू एलिमेंट डीएल। तो डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन गया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमें पता है पी एंड क्यू, अगर दो वेक्टर है तो पी क्रॉस क्यू, ये दोनों को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, पी को भी परपेंडिकुलर और क्यू को भी परपेंडिकुलर। तो अगर डी एल, हमारा स्मॉल एलिमेंट डीएल है और आर है, अगर उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डीबी। डीबी भी क्या रहेगा, इन दोनों को परपेंडिकुलर, डीबी भी क्या रहेगा, इन दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा। तो डीबी इज परपेंडिकुलर टू डीएल एंड आर और प्लेन ऑफ डीएल एंड आर। तो ये याद रखो, डीबी
is perpendicular to plane of dl and r। dl और r का जो प्लेन होगा उसको dv क्या रहेगा, ये हमारा प्लेन होगा, इसका प्लेन बनेगा, इस प्लेन को क्या रहेगा dv परपेंडिकुलर। ठीक है, ये याद रखो। तो dv का डायरेक्शन क्या होगा, इन दोनों को परपेंडिकुलर। तो यहां हमने dv का डायरेक्शन ड्रॉ किया है, डायग्राम में हमने dv का डायरेक्शन ड्रॉ किया है। देखो ये r को भी परपेंडिकुलर है, dv r को परपेंडिकुलर है, dv हमारा r को परपेंडिकुलर है। अगर हम dl ड्रॉ करते तो वो dl को भी परपेंडिकुलर रहेगा, dl को भी परपेंडिकुलर रहेगा। तो इन दोनों को ये परपेंडिकुलर है, याद रखो dv दोनों को परपेंडिकुलर है। अब dv परपेंडिकुलर है तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, एंगल कितना बना रहा है, वो थीटा बना रहा है। एंगल कितना z के साथ बना रहा है, थीटा बना रहा है। अब जब क्रॉस में कोई फील्ड होता है तो उसको फाइंड आउट करना मुश्किल होता है, उसको फाइंड आउट करना मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, उसको स्प्लिट अप करते हैं। उसमें क्या करते हैं, स्प्लिट अप करते हैं। एक हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ z, उसे हम कहेंगे dBz, उसे हम क्या कहेंगे dBz। और दूसरा हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं परपेंडिकुलर टू द z एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द z एक्सिस, उसे हम कहेंगे dB परपेंडिकुलर। ये समझ में आ गया। अब दो मैग्नेटिक फील्ड, dB को हमने स्प्लिट अप कर दिया, dB को हमने स्प्लिट अप कर दिया, एक अलोंग द z डायरेक्शन और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन। एक कहां फाइंड किया, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ये समझ में आ गया, दोनों स्प्लिट अप हो गए। अब ये किसकी वजह से आ रहा है फील्ड, dl की वजह से, ये हो गया स्मॉल। अब पूरे लूप की वजह से फील्ड कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा dl लेते हैं। देखो यहां एक मैंने dl ले लिया, एक मैंने यहां dl ले लिया। अब उस dl की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा dB पे, वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो वापस यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वापस यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया P पॉइंट तक, ठीक है, ये भी डिस्टेंस r, ये भी डिस्टेंस r। तो अब यहां भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सेम dB, ठीक है, सेम मैग्नेटिक फील्ड बन गया dB इसकी वजह से, इस dl की वजह से। देन इसको भी हम स्प्लिट अप करेंगे, यहां आएगा dB परपेंडिकुलर, वैल्यू तो सेम रहेगा, और यहां आएगा dBz। तो देखो इस dl, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये dB परपेंडिकुलर, ये dB परपेंडिकुलर, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और जो भी कंट्रीब्यूट होगा वो किसकी वजह से होगा, कंट्रीब्यूशन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगा, dBz की वजह से। अगर मैंने यहां एक dl ले लिया, यहां एक dl ले लिया, तो ये भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, यहां। तो सारे dl अगर हम मिला देंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूट मेन कौन कर रहा है, dBz, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, dBz कंट्रीब्यूट कर रहा है। समझ में आ गया। एक की वजह से मैग्नेटिक dl, स्मॉल dl की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उसको हमने स्प्लिट अप किया दो पार्ट में, उसको हमने स्प्लिट अप किया दो पार्ट में। वैसे ही dl सामने लिया, वहां भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, सेम बनेगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है। तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड को स्प्लिट अप कर दिया। अब स्प्लिट अप करने के बाद dB परपेंडिकुलर सेम आएगा, तो इनका हम सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। आंसर क्या आएगा, 0। तो मेन कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, dBz कर रहा है। मेन कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, dBz। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो यही कंसेप्ट अब हम अप्लाई करेंगे, यही कंसेप्ट अब हम अप्लाई करेंगे यहां। तो ये dBz आ गया। अब dBz क्या कर रहा है, dBz नाउ dBz split up into two component। dB split up into two component। कौन से कंपोनेंट में हम उसको ये करेंगे, dBz along z axis and dB perpendicular to z axis, perpendicular to the z axis, ठीक है। नाउ sum of all dBz, sum of all
डी बी परपेंडिकुलर ड्यू टू डीएल, ड्यू टू डीएल, सम ऑफ ऑल डीवीएल ड्यू टू डीएल इज जीरो, इज जीरो। ये समझ में आ गया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। सो कंट्रीब्यूशन इन और कंट्रीब्यूशन इन टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू, किसकी वजह से है, डी बी जेड, दैट इज इक्वल टू डी बी जेड, कहां पे, अलोंग द जेड डायरेक्शन, अलोंग द जेड डायरेक्शन। तो थीटा को लग के साइड है तो ये कॉस होगा, ये क्या होगा, कॉस होगा, तो हम इसे लिखेंगे डी बी कॉस थीटा, डी बी कॉस थीटा। यहां तक समझ में आ गया, ये आ गया डी बी कॉस थीटा। नाउ फ्रॉम फिगर, अब पहले हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 हम आते हैं इक्वेशन 1 पे, देन हम सॉल्व करते जाते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, चलो इक्वेशन 1 हमें डीबी का वैल्यू देता है, इक्वेशन 1 क्या देता है, डीबी का वैल्यू, देखो डीबी का वैल्यू म्यू 0 डिवाइडेड बाय 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे। सो डी बी जेड इज इक्वल टू, डीबी का वैल्यू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। नाउ फ्रॉम फिगर कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब जब हम कॉस थीटा लेते हैं फिगर में तो नीचे वाला ट्रायंगल लेना है, हम ये वाला ट्रायंगल लेना है, वापस ये वाला ट्रायंगल इस तरह से, ये हमारा आर है, ये जेड है, ये कैपिटल आर है और थीटा है। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, तो यहाँ कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, तो वही वैल्यू हम पुट करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, लेकिन स्मॉल आर का वैल्यू तो हमारे पास है, स्मॉल आर का वैल्यू क्या था, हमने फाइंड किया था अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये वैल्यू ऊपर पुट करते हैं, देयरफॉर डी बी जेड इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का वैल्यू आर अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो ये पावर 1, ये हाफ, तो ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 3/2, देयरफॉर डी बी जेड इज इक्वल टू, डी बी जेड इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई आर डी एल, ये आर भी मैंने ले लिया, आई आर डी एल डिवाइडेड बाय क्या होगा, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, 1 प्लस हाफ 3/2, 1 प्लस हाफ 3/2। यहां तक समझ में आ गया। नाउ अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट इंटीग्रेशन, टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इंटीग्रेशन। नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड is given by B is equal to integration of B Z, that is equal to integration of mu 0 4 pi I R dl upon Z square plus R square 3/2। तो इसमें सारे टर्म कांस्टेंट वाले बाहर निकाल लो, सारे कांस्टेंट टर्म बाहर निकल जाएंगे, क्या है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई बाहर, आई आर बाहर डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बच जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अब सारे डीएल का अगर हम इंटीग्रेशन लेंगे,
देखो सारे डीएल को हम एडअप करेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या बनेगा हमारा, टोटल लेंथ इज नथिंग बट अ सर्कमफरेंस 2 पाई आर, क्या बनेगा 2 पाई आर, तो वही हम पुट करेंगे अब। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज नथिंग बट अ 2 पाई आर, तो बी इज इक्वल टू म्यू 0 4 पाई आई आर जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 इंटू 2 पाई आर इंटू क्या आया 2 पाई आर। तो अब इसमें से ये कट हो गया, यहां बन गया 2, तो b इज इक्वल टू म्यू 0 आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। ये आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस एट पॉइंट P ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ये समझ में आ गया। तो अब इसमें हम दो केस लेंगे, इसमें हम क्या लेंगे, दो केस, केस फर्स्ट। अब इसमें हम दो केस लेंगे, केस फर्स्ट। देखो पहले डायग्राम में क्या था हमारे, ये हमारा लूप था, यहां पे हमने पॉइंट P लिया था z एक्सिस पे अब, और यहां हमने लिया था dl, ये था कैपिटल R और ये था हमारा स्मॉल r, ठीक है। अब पॉइंट P एट सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप, नाउ पॉइंट P एट सेंटर O पे, एट ए सेंटर O ऑफ सर्कुलर लूप। तो इस केस में z का वैल्यू क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 0, क्योंकि पॉइंट P कहां आ रहा है, O पे है, तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, सो z इज इक्वल टू 0। तो आवर इक्वेशन बिकम, हमारा इक्वेशन क्या था अब, b इज इक्वल टू म्यू 0 आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 z स्क्वायर मीन्स 0 प्लस आर स्क्वायर 3/2। तो ये क्या हो जाएगा म्यू 0 आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये हट गया आर क्यूब, स्क्वायर क्यूब कट, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू 0 आई आर, सॉरी म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 2r, डिवाइडेड बाय 2r, ठीक है। ये हो गया अगर हमें सेंटर में, लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर, और ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया, आप पीछे जाके देख लो। एट द सेंटर ऑफ लूप फॉर्मूला क्या मिला था हमें, मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 2r इफ देयर इज n नंबर ऑफ टर्न्स, if there are n number of turns in loop or in coil, then फॉर्मूला क्या होगा, b is equal to म्यू 0 ni डिवाइडेड बाय 2r, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये हो गया एक केस। अब हमारा कॉइल छोटा है, r का वैल्यू छोटा है और z बहुत बड़ा है, z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, वो केस हम स्टडी करते हैं अब, z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r। नाउ केस 2, यहां लेते हैं केस 2, इफ z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, केस 2 में हमने क्या लिया है, z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r। अब इसमें क्या होंगे, हम r को निगलेक्ट कर देंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, b इज इक्वल टू म्यू 0 आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 z स्क्वायर 3/2, तो ये हो जाएगा म्यू 0 आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2z क्यूब, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय पाई, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय पाई, मल्टीप्लाई एंड
डिवाइड बाय पाई। तो अब b इज इक्वल टू क्या होगा हमारा फॉर्मूला, म्यू 0 I पाई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 पाई जेड क्यूब, 2 पाई जेड क्यूब। अब पाई आर स्क्वेयर क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ लूप। ओके, नाउ बट a is equal to pi r square, that is area of loop। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, therefore b is equal to म्यू 0 I a 2 पाई इंटू जेड क्यूब। बट और एक फॉर्मूला है, बट I a करंट इंटू एरिया इज नथिंग बट अ मैग्नेटिक मोमेंट। इसे हम दिखाते हैं m से, इसे हम दिखाते हैं m से, मैग्नेटिक मोमेंट m, एंड देयरफॉर b इज इक्वल टू म्यू 0 m 2 पाई z क्यूब। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला स्टडी करेंगे, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला स्टडी करेंगे, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी इस तरह का फॉर्मूला आता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 टाइम्स में लिखा है। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं इस तरह से, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, 4 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, m जेड क्यूब। यही फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए देखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन आर क्यूब। ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया है। सिमिलर फॉर्मूला आ गया मैग्नेटिक फील्ड के लिए, दोनों फॉर्मूले सेम है। तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2m डिवाइडेड बाय जेड क्यूब, ठीक है, करेक्ट है ये फॉर्मूला। तो इट इज एनालॉगस टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज एनालॉगस टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ते हैं, दैट इज एम्पियर लॉ। कौन सा टॉपिक है, एम्पियर लॉ। अब जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का स्टडी किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टडी किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने क्या फाइंड किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। कैसे फाइंड आउट किया था, पहले हमने लिया था एक स्फीयर, एक स्फीयर जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, जो कि क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। अब इसकी वजह से किसी एक पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा वो हमें फाइंड आउट करना था। तो हमने क्या लिया था, इसके सराउंडिंग में एक गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस क्या लिया था, गॉसियन सरफेस। एंड इस गॉसियन सरफेस पे हमने क्या फाइंड किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस गॉसियन सरफेस पे हमने क्या किया था, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितने दूर तक फाइंड आउट करना है वो हमें मालूम नहीं था। तो सिमिलर कंसेप्ट एम्पियर लॉ का है, सिमिलर कंसेप्ट एम्पियर लॉ का। यहां हम क्या फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। एम्पियर लॉ में क्या फाइंड करना है हमें, मैग्नेटिक फील्ड। क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड। मींस एम्पियर लॉ क्या कहता है वो पहले हम देख लेते हैं। एम्पियर लॉ क्या कहता है कि अगर एक वायर है, अगर एक वायर है और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके सराउंडिंग में क्या बनेगा, इसके सराउंडिंग में बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना, कैसे फाइंड करेंगे, अब ये मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम वायर के अराउंड क्या लेंगे, वायर के सराउंडिंग में एक इमेजिनरी लूप फॉर्म कर लेंगे। एक क्या कर लेंगे, इमेजिनरी लूप, एक इमेजिनरी लूप हम फॉर्म कर लेंगे। ये होगा हमारा इमेजिनरी लूप, इसे कहेंगे एम्पियरन लूप। अब इस लूप पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें फाइंड आउट करना है। इस लूप पे हमें कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो फाइंड आउट करना। तो इस पे हम छोटा सा लेंथ लेंगे dl, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेंगे, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों में एंगल थीटा होगा, दोनों में एंगल थीटा होगा। तो अब ये इस एम्पियरन लूप पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन तो हमें पता है, राइट हैंड थंब रूल से हमें मिल जाएगा डायरेक्शन, डायरेक्शन तो हमें मिल जाएगा राइट हैंड थंब रूल से। तो अब एम्पियरन लूप पे हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो वो मैग्नेटिक फील्ड, एम्पियर ने क्या कहा, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स आई, म्यू 0 टाइम्स आई। तो उसने क्या किया था, एम्पियर लॉ स्टेट दैट क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl,
क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई, इज इक्वल टू म्यू जीरो आई, दैट इज वेयर क्लोज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप इज नोन एज अ एम्पियरन लूप। तो एक क्लोज सरफेस पे हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, क्लोज सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इसलिए इंटीग्रेशन इस तरह से लिखते हैं। और उसी लूप को हम क्या कहते हैं, एम्पियरन लूप, उसी लूप को क्या कहते हैं हम, एम्पियरन लूप। तो ये समझ में आ गया, तो ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं। सपोज अगर एक के बदले बहुत ज्यादा वायर है इसमें, एक से एक वायर नहीं, अब बहुत ज्यादा वायर है, दो तीन वायर इसमें से जा रही है। अब दो तीन वायर है इस तरह से, अब इसमें से करंट डाउनवर्ड जा रहा है I4, इसमें से करंट अपवर्ड जा रहा है I1, इसमें से करंट अपवर्ड जा रहा है I2, इसमें से करंट डाउनवर्ड जा रहा है I3। अब अगर मुझे फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर, तो जहां तक मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है वहां तक मैं क्या लूंगा, एम्पियरन लूप। सपोज मैंने एम्पियरन लूप में सिर्फ तीन ही वायर ले लिए, एम्पियरन लूप में कितने वायर ले लिए, तीन ही वायर। तो अब फोर्थ वायर का मुझे यूज नहीं है क्योंकि एम्पियरन लूप के बाहर है, तो उसका मैं कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं पकड़ूंगा मैग्नेटिक फील्ड में। तो अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस थ्री वायर, देखो दो अपवर्ड जा रहे हैं मीन्स, और एक डाउनवर्ड जा रहा है। तो इस डायग्राम को मैं इस तरह से अगर ड्रॉ करता हूं कि दो वायर की वजह से करंट कहाँ जा रहे हैं, अपवर्ड, तो बाहर आ रहे हैं, और एक की वजह से नीचे जा रहे हैं, तो क्रॉस में दिखाऊंगा, क्रॉस में दिखाऊंगा। ये होगा I4, ये होगा I3, ये I2 और ये I1। तो ये प्लेन से बाहर आ रहे हैं तो करंट वो डॉट से दिखाते हैं, और करंट प्लेन के अंदर जा रहा है तो क्रॉस से दिखाते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम एम्पियरन लॉ, ये एम्पियर लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो, आई का वैल्यू देखो I1 प्लस I2, दोनों एक ही डायरेक्शन में, और I3 अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ आएगा माइनस I3। इस तरह से हम तीनों वायर का कॉन्ट्रीब्यूशन मैग्नेटिक फील्ड में फाइंड आउट करते हैं। दूसरा केस, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, ये याद रखना, ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज नथिंग बट इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा, बी डी एल कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड डी एल। तो बी, अगर हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते तो ये होगा हमारा बी का डायरेक्शन, और डीएल हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा। तो ये याद रखना है, बी डी एल कॉस थीटा। ये समझ में आ गया एम्पियर लॉ। अब हमें एम्पियर लॉ का यूज करना है और हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। यूजिंग एम्पियर लॉ हमें मैग्नेटिक फील्ड अब फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हम वायर ले लेते हैं, एक वायर के लिए फाइंड करते हैं, ठीक है। तो कंसिडर अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर, consider a straight long wire, I current flowing through wire as shown in figure, as shown in figure, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड। सो कंसीडर एम्पियर लूप, एम्पियरन लूप ऑफ रेडियस स्मॉल आर। अब हमने क्या लिया, एम्पियरन लूप, तो यहां हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। डीएल स्मॉल एलिमेंट ऑन एम्पियरन लूप, therefore magnetic field is given by
देयरफॉर अब हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो हमें क्लोज इंटीग्रेशन लेना है उससे पहले। देयरफॉर बी डॉट डी एल पहले ले लेते, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या होगा, बी डॉट डी एल, बी डी एल कॉस थीटा। लेकिन देखो डीएल और बी का डायरेक्शन सेम है, टेंजेंशियल रहेगा, ओके, बट डायरेक्शन ऑफ बी एंड डीएल सेम, डायरेक्शन ऑफ बी एंड डीएल ये क्या है, सेम है। देयरफॉर कॉस थीटा इज नथिंग बट कॉस जीरो, कॉस थीटा इज नथिंग बट कॉस जीरो, दोनों का एंगल सेम है, मीन्स कॉस जीरो आएगा, दोनों में एंगल कितना आएगा, जीरो, एंड कॉस जीरो इज इक्वल टू 1, एंड देयरफॉर हमारा फॉर्मूला क्या होगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी डी एल, ये आ गया बी डी एल। नाउ अब फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम डायग्राम अब हमें पता है आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल। अब यहाँ आर्क का काम कौन कर रहा है, डीएल, आर्क का काम कौन कर रहा है, डीएल, रेडियस कितना है आर और एंगल कितना है थीटा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं आर्क डीएल इज इक्वल टू रेडियस आर इंटू डी थीटा, ठीक है। तो फ्रॉम डायग्राम हम इस तरह से लिख सकते हैं डीएल इज इक्वल टू आर डी थीटा, वो हम ऊपर पुट करेंगे। देयरफॉर बी डॉट डीएल इज इक्वल टू आर डी थीटा, बी आर डी थीटा, बी आर डी थीटा, ठीक है, ये समझ में आ गया। सो नाउ यूजिंग एम्पियर लॉ, अब हम क्या करेंगे, एम्पियर लॉ का यूज करेंगे, ठीक है, एम्पियर लॉ का यूज करेंगे। नाउ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या होगा, एम्पियर लॉ हमें क्या कहता है, इंटीग्रेशन बी आर डी थीटा इज इक्वल टू म्यू जीरो आर, इज इक्वल टू म्यू जीरो आर। बट अभी हमने फाइंड आउट किया कि अगर सर्कुलर लूप के लिए अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, बट अब यही फॉर्मूला मैं ऊपर वापस लिखता हूं मैं कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी आर डी थीटा इज इक्वल टू म्यू जीरो आर। बट b का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, b इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, सर्कुलर लूप के लिए ये वैल्यू होता है, ये वैल्यू पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ म्यू जीरो आई हमें प्रूव करना है, हमें निकालना है, म्यू जीरो आई अभी हमें निकालना, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ये आ गया, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, इसमें वैल्यू पुट कर दो तो क्या होगा, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, बी का वैल्यू कितना आया, म्यू जीरो आई 2 पाई आर, आर डी थीटा, आर डी थीटा, आर आर कट हो गया, अब यहाँ म्यू जीरो आई 2 पाई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। अब इंटीग्रेशन ऑफ थीटा लेना है, हमारा लूप कौन सा है, सर्कुलर, तो जीरो से स्टार्ट होगा, पूरा सर्कल अगर कंप्लीट होगा तो कितना होगा, 2 पाई, तो ये होगा 0 से लेके 2 पाई, 0 से लेके 2 पाई, ठीक है। तो अब डी थीटा म्यू जीरो आई 2 पाई थीटा 0 to 2 पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 2 पाई, तो ये हो जाएगा म्यू जीरो आई 2 पाई इंटू 2 पाई, 2 पाई 2 पाई कट, देयरफॉर क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई, जो हमें प्रूव करना था, ऊपर मैंने लिखा था। तो ये हो गया हमारा एम्पियर लूप का फॉर्मूला फॉर वायर, फॉर द स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई, उसके लिए, ठीक है। ये समझ में आ गया एम्पियर लूप। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ये हो गया स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है। सिमिलरली अब हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि सोलेनॉइड क्या है। तो 10th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत आपका इंट्रोडक्शन सोलेनॉइड से हो चुका है, अब हमें सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सोलेनॉइड क्या होता है, इट इज लॉन्ग क्लोजली वाउंड हेलिकल कॉइल ऑफ कंडक्टिंग वायर।
और ए इंसुलेटिंग कंडक्टिंग वायर। तो ये क्या है, एक लॉन्ग क्लोजली वाउंड हेलिकल कॉइल है, इस तरह से जैसे स्प्रिंग होता है उस टाइप का। अ लॉन्ग क्लोजली वाउंड हेलिकल कॉइल ऑफ कंडक्टिंग वायर, द डायमीटर ऑफ कॉइल इज मच स्मॉलर, इसका डायमीटर स्मॉल होगा कंपेयर टू लेंथ, लेंथ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डायमीटर, लेंथ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डायमीटर। सो डायमीटर ऑफ कॉइल इज मच स्मॉलर देन लेंथ। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सोलेनॉइड। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सोलेनॉइड। ठीक है, अब सोलेनॉइड का अगर हम स्टडी करते हैं तो इसके अंदर अगर करंट फ्लो करता है, इसके अंदर करंट फ्लो करता है तो करंट की वजह से क्या बनेगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जब बनता है तो इनसाइड से क्या जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो इनसाइड सोलेनॉइड एरिया सर्कल है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइन में जाएंगी या मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म, सो लाइन आर पैरेलल, लाइन एक दूसरे को पैरेलल रहेंगी, स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। एंड द लाइन आर वाइडली स्प्रेड आउटसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के आउटसाइड क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो वाइडली स्पेस होगी, जैसे मैग्नेट में होता है ना, जैसे मैग्नेट में इस तरह से नॉर्थ टू साउथ, तो ये वाइडली स्पेस रहता है। सिमिलरली यहां भी सोलेनॉइड में वाइडली स्पेस रहेगा, ये हमें पता है। अब सोलेनॉइड की वजह से हमें क्या फाइंड करना है, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम सोलेनॉइड को कट कर देंगे, सोलेनॉइड के दो टुकड़े कर देंगे, ऐसा सर्कल है इसको हम दो टुकड़े में कट कर देंगे सोलेनॉइड को, तो हमें कैसे दिखेगा, ये वायर ये वायर ये वायर ये वायर ये वायर वायर, एक्चुअली वायर इस तरह से जा रहा है लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। ये सर्कल था पूरा, तो अब इसको हमने कट कर दिया, दो टुकड़े में, दो पीस में कट कर दिया, सोलेनॉइड को दो पीस में कट कर दिया ऐसे। तो अब हमें कैसे दिखेगा, ये वायर वायर वायर, सर्कुलर वायर, इस तरह से वायर दिखेंगे। ये एक वायर, दूसरा वायर, तीसरा वायर, इसमें से करंट बाहर आ रहा है और इसके अंदर, वायर के अंदर नीचे वाले जो वायर होंगे, यहां से करंट आ रहा है, यहां से करंट जा रहा है, नीचे से करंट अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग में। तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्म रहेगा और आउटसाइड वाइडली स्पेस रहेगा, वाइडली स्पेस रहेगा। अब इसकी वजह से हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अब हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ हमने डायग्राम ऑलरेडी बुक में वैसे ही डायग्राम हमने यहाँ लिए हैं। तो ये हमारे वायर से, ये हमारे वायर से, और ये वायर की वजह से जो एरो दिख रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड देखो यूनिफॉर्म है, स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं और बाहर वाइडली स्पेस हो रहा है। अब इसको इजी करने के लिए, इस स्ट्रक्चर को इजी करने के लिए हमने वायर को क्या दिया है, रेक्टेंगल में लिया है। वायर को देखो नीचे वाला कंसिडर करो, नीचे वाला जो सोलेनॉइड है क्लोजली वाउंड है, तो एक एक वायर को हमने कैसे लिया है, ये एक वायर, ये दूसरा वायर, ये तीसरा वायर, ये चौथा वायर, ये पांचवा वायर। तो इस वायर को हमने रेक्टेंगल में लिया है और नीचे भी यहां से करंट आ रहा है इस तरह से, ये वायर एक, ये दूसरा वायर, ऐसे लूप है ये। तो ये नीचे इस तरह से हमने ये ड्रॉ किया है। तो अब हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो अब हमने क्या किया, कंसीडर अ एम्पियरन लूप ABCD। अब हमें एम्पियरन लूप रेक्टेंगुलर शेप का लेने वाले हैं। सो यूजिंग एम्पियर लॉ, यूजिंग एम्पियर लॉ, एम्पियर लॉ क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रेशन B.dl इज इक्वल टू μ0I। अब हमने एम्पियरन लूप कैसा लिया है, रेक्टेंगल, सर्कल नहीं लिया है। ABCD इज एम्पियरन लूप देन अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे लेंगे, एम्पियरन लूप्स रेक्टेंगल में हर एक का डायरेक्शन अलग अलग है, तो AB के अलोंग एक इंटीग्रेशन लेना होगा, BC के अलोंग एक इंटीग्रेशन लेना होगा, CD के अलोंग एक इंटीग्रेशन लेना होगा और DA के अलोंग एक इंटीग्रेशन लेना होगा, देन हमारा लूप कंप्लीट होगा। तो ये एक लूप क्या है,
इस लूप को हम स्प्लिट अप करेंगे। तो पहले हम क्या लेंगे, फ्रॉम ए टू बी, अब क्लोज इंटीग्रेशन नहीं, ए टू बी एक डायरेक्शन है, ए टू बी का डायरेक्शन एक है, तो उसके लिए हमने एक इंटीग्रेशन ले लिया ए टू बी, बी डॉट डी एल, प्लस नेक्स्ट बी टू सी, बी टू सी बी डॉट डी एल, प्लस इंटीग्रेशन सी टू डी बी डॉट डी एल, प्लस इंटीग्रेशन डी टू ए बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई, इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम हर एक इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, अब हम हर एक इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला इंटीग्रेशन क्या है, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल। ठीक है, ये हमारा डायरेक्शन है, ये हमारा डायरेक्शन है, यहां हमने डी एल लिया है, यहां हमने डी एल लिया है, तो डी एल का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन भी सेम है। देखो बी का डायरेक्शन यूनिफॉर्म है, तो दोनों में एंगल इस केस में थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू वन, कॉस थीटा इज इक्वल टू वन। तो पहला इंटीग्रेशन जो है हमारा, पहला इंटीग्रेशन ए बी बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बी डी एल कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, और ये जो लेंथ होगा ये क्या होगा, सोलोनाइड का लेंथ एल, तो हम थीटा का वैल्यू 1 लेंगे, बी कॉमन, इंटीग्रेशन ए टू बी डी एल, कॉस का वैल्यू 1 और बी लेंथ का वैल्यू टोटल लेंथ एल, टोटल लेंथ कितना होगा एल, वेर एल इज अ लेंथ ऑफ सोलोनाइड, वेर एल इज द लेंथ ऑफ सोलोनाइड। ये समझ में आ गया। तो पहले इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आ गया, बी डी एल। दूसरा इंटीग्रेशन, दूसरा इंटीग्रेशन देखो ये बी टू सी, डी एल का डायरेक्शन हमारा अपवर्ड, डी एल का डायरेक्शन अपवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बी, दोनों परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर, cos 90 इज इक्वल टू जीरो, तो बी डी एल कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 90, तो ये जीरो हो जाएगा। सेकेंड इंटीग्रेशन जीरो, यहाँ बाहर है आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज वीक, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड वीक, तो आउटसाइड सी टू डी जाएंगे, तो यहाँ बी का वैल्यू क्या होगा जीरो, बी का वैल्यू जीरो, तो ये इंटीग्रेशन जीरो हो गया। और इस केस में डी और ए, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ दोनों क्या रहेंगे 90 डिग्री परपेंडिकुलर, दोनों क्या रहेंगे परपेंडिकुलर, तो यहां भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां दोनों में क्या है, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, और इसके लिए b इज इक्वल टू जीरो, b इज इक्वल टू जीरो। तो अब हम इसको लिख लेंगे, नाउ इंटीग्रेशन ए बी बी डॉट डी एल, पहला इंटीग्रेशन इज इक्वल टू बी डी एल कॉस थीटा, बट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि बी और डी एल पहले केस में एक ही डायरेक्शन में है, देयरफॉर कॉस 0 इज इक्वल टू 1, तो हम लेंगे बी इंटीग्रेशन डी एल इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू क्या होगा बी एल, ये होगा पहले का आंसर, इंटीग्रेशन ए बी बी डॉट डी एल, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, एल इज द लेंथ ऑफ सेल। सेकेंड इंटीग्रेशन बी सी बी डॉट डी एल एंड इंटीग्रेशन डी ए बी डॉट डी एल इज जीरो। क्यों जीरो है, बिकॉज B इज परपेंडिकुलर टू डी एल, इस दो केस में क्या है B और डी एल दोनों परपेंडिकुलर है। एंड इंटीग्रेशन, थर्ड इंटीग्रेशन हमारा, एंड इंटीग्रेशन सी डी बी डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज B इज इक्वल टू जीरो, इस केस में B का वैल्यू जीरो है क्योंकि आउटसाइड है। ये समझ में आ गया। तो अब बचा क्या हमारा, सिर्फ एक ही इंटीग्रेशन, एक ही इंटीग्रेशन, तो क्या होगा हमारा आंसर बी एल प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू म्यू जीरो आई, ये क्या होगा म्यू जीरो आई। ये समझ में आ गया,
बी एल इज इक्वल टू, तीनों को ऐड कर दिया हमने तो ये हो गया 0। तो बी एल इज इक्वल टू म्यू 0 आई। इफ स्मॉल एन, इफ स्मॉल इज number of tons per unit length, number of tons per unit length, क्या है? number of tons per unit length। तो एक यूनिट में अगर ये सोलोनॉइड है पूरा, ठीक है, तो नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में सपोज 1 सेंटीमीटर ले लिए, 1 सेंटीमीटर में कितने लेंथ है? एन, एन इतने टन्स है। 2 सेंटीमीटर में कितने टन्स हो जाएंगे? देन 2 सेंटीमीटर में 2n, 3 सेंटीमीटर में 3n, एल सेंटीमीटर में, अब लेंथ कितना है सोलोनॉइड का? एल सेंटीमीटर में एल एन कितने हो जाएंगे? एन, एल इंटू एन। 1 सेंटीमीटर में एन टन है, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, तो 2 सेंटीमीटर में 2n, 3 सेंटीमीटर में 3n, 4 सेंटीमीटर में 4n, एल सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? n इंटू एल, n इंटू एल। एक में करंट कितना फ्लो कर रहा है? I, 2 इसमें 2i, 3i, तो इसमें सब में करंट कितना फ्लो करेगा? L N I। तो n इज अ नंबर ऑफ टन्स, देन करंट थ्रू सोलेनॉइड is, current through solenoid is I is equal to NLI, I is equal to NLI। तो ऊपर पुट कर दो, therefore BL is equal to mu 0 NLI, L cut, and therefore B is equal to mu 0 NI, mu 0 NI, where N is number of tons per unit length। ये याद रखना है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, ये हमेशा याद रखो। बहुत बार आपको नंबर ऑफ टन्स दिया जाता है और लेंथ दिया जाता है, नंबर ऑफ टन्स दिया जाता है और लेंथ दिया जाता है, और आप सिर्फ नंबर ऑफ टन्स पुट करते हो। तो यहाँ सोलोनॉइड में स्मॉल n का वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, n डिवाइडेड बाय एल है, n डिवाइडेड बाय एल है। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये सोलोनॉइड का फॉर्मूला। अब इसके बाद है हमारा टोरॉइड का फॉर्मूला, इसके बाद है हमारा टोरॉइड। तो सोलोनॉइड को पकड़ के हमने सर्कल में बेंड कर दिया, सोलोनॉइड को पकड़ के हमने क्या कर दिया? सर्कल में बेंड कर दिया, तो इसे कहेंगे हम टोरॉइड। इसे हम क्या कहेंगे? टोरॉइड। टोरॉइड मींस सोलोनॉइड का अगर हमने सर्कल में बेंड कर दिया तो उसे हम क्या कहेंगे? टोरॉइड कहेंगे। ठीक है, अब टोरॉइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इनसाइड हम एम्पियरन लूप लेंगे। देखो एक लूप लिया, ये देखो, ये जो है ये एम्पियरन लूप है, ये क्या है? एम्पियरन लूप हमने लिया है ये, और सोलोनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड दिखाया है, दूसरे सर्कल से मैग्नेटिक फील्ड दिखाया। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर होगी सर्कल में, और वही हमने सर्कल में हमने क्या दिया? एम्पियरन लूप। कितने रेडियस पे एम्पियरन लूप लिया है? r इतने रेडियस पे हमने एम्पियरन लूप लिया है। ठीक है, तो अब यूजिंग एम्पियर फॉर्मूला, यूजिंग एम्पियर फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला बहुत ही ईजी है। सोलोनॉइड या टोरॉइड में से एक फॉर्मूला पूछा जाता है, तो यूजिंग एम्पियर फॉर्मूला, एम्पियर फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू 0 i इज इक्वल टू म्यू 0 i। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टोरॉइड तो कांस्टेंट रहेगा, इनसाइड टोरॉइड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। देन अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे कॉस का वैल्यू, कॉस का वैल्यू दोनों भी सेम डायरेक्शन में, तो कॉस इज इक्वल टू 0, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 सर्कल में है, तो डायरेक्टली हम ले लेंगे यहाँ b इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू 0 i। अब dl अगर हम सारे dl को ऐड करते हैं तो कौन सा शेप बनेगा? सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, तो यहां बनेगा b 2 pi r इज इक्वल टू म्यू 0 i, एंड देयरफॉर b इज इक्वल टू म्यू 0 i डिवाइडेड बाय 2 pi r।
ये हो गया फॉर्मूला। फॉर n नंबर ऑफ टन्स, फॉर n नंबर ऑफ टन्स, फॉर n नंबर ऑफ टन्स B इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू 0 Ni डिवाइडेड बाय 2 पाई r। यहां देखो, यहां नंबर ऑफ टन्स, सिंपल नंबर ऑफ टन्स दिए गए, पर यूनिट लेंथ नहीं है, तो यहां सिर्फ नंबर ऑफ टन्स हमें लेना है कि नंबर ऑफ टन्स इज इक्वल टू 100, तो डायरेक्टली 100 पुट कर देना है। ठीक है, लेंथ की यहां जरूरत नहीं है, समझ में आ गया। B इज इक्वल टू म्यू 0 Ni डिवाइडेड बाई 2 पाई r। तो ये हो गया हमारा सोलोनॉइड। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो अब सोलोनॉइड या फिर सोलेनॉइड या फिर टोरॉइड में से एक क्वेश्चन आता है, दूसरा एक्सीएल वाला कंसेप्ट भी पूछा जाता है, तो इनको याद रखना है, ये टॉपिक आईएमपी है। तो अब ये जो टॉपिक है, यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश होता है, तो हम यहाँ स्टॉप होते हैं।